नमस्कार, सभी का स्वागत। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंदर कक्षा 7वीं का नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका भाग 1 इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी लेंगे। अभी आप ये देखिए, ये आपको स्वास्थ्य के संबंध में ये फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है। उसमें बच्चे यहाँ खेल रहे हैं तंग गली में या खाना खा रहे हैं, तो कोई साफ़ सुथरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ये हॉस्पिटल की बेड, ये इसके अलावा सब्जी भाजी का दुकान। तो ये अलग अलग प्रकार के ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित ये सभी चित्र है। अभी आप देखेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा ये होती है कि सरकार जनता के कल्याण के लिए कार्य करे, और जो सरकार जनता के लिए कार्य करती है, काम करती है, उनको सुविधाएं मुहैया करती हैं, तो दोबारा उस सरकार को जनता चुनकर देती है। अक्सर ये लोकतंत्र के अंदर इस तरह होता रहता है। अभी आप देखेंगे कि उसमें ये ग्रामीण क्षेत्र का चित्र है। यह महिलाएं, आपको मालूम है ग्रामीण क्षेत्र में कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, टंकी है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूर दराज के इलाके के क्षेत्र से लोगों को पानी लेकर आना पड़ता है। अब ये दूसरा भले आपका सीधा उसका आप स्वास्थ्य के साथ आप उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसा अभी आप देखिए ये आपके बाल निकाल रहे हैं। ये जैसा कि ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध सरकार के द्वारा की जा रही है। ये ऑपरेशन थिएटर का चित्र है। ये आप देख सकते हैं, ये मकान ग्रामीण क्षेत्र का। तो ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हमारे आसपास का क्षेत्र किस प्रकार का है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड होता है। जैसा कि अभी हमने देखा, लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा ये होती कि सरकार ने अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाए, जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैसा गरीबों के लिए घर, स्वच्छ पेयजल, रेशन कार्ड पर उनको अनाज उनको मिलना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का निर्माण करें। शहरी क्षेत्रों में इनका निर्माण करना चाहिए। यातायात के बारे में, जैसा कि रोड ठीक ठाक यदि होते तो लोगों को आना जाना सुलभ होगा। इसके अलावा बिजली यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 24 घंटों रहती है, तो उस पर उदर निर्वाह करने वाले लोग, जैसा खेती करने वाले किसान, इनको पानी की आवश्यकता होती खेतों में पानी देने के लिए। इसके अलावा वेल्डिंग करने वाला व्यक्ति है या कोई छोटा मोटा उद्योग है, उसमें बिजली यदि आपूर्ति उसके अधिक है तो वह अधिक उत्पादन कर पाएगा। और ये सरकार ने इस तरह की कल्याणकारी योजनाओं को लाकर उसमें सुविधाएं उत्पन्न उनको यदि मिलती है तो रोजगार के स्रोत और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अभी हमने देखा इस अध्याय में हम स्वास्थ्य का अर्थ और उस संबंध में संबंधित समस्याओं के बारे में हमको देखना है। अभी आप देखेंगे कि जैसा कि कॉलेज में आप अलग अलग प्रकार के चित्रों को आपने देखा, तो यह स्वास्थ्य जो है या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी, जैसा स्वास्थ्य यदि आपका ठीक ठाक होता है तो बच्चे आप देखिए सुदृढ़ किस तरह ये खेल रहे हैं। तो ये आपको चित्र समाज के अंदर देखने को मिलता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य का अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में हम देखेंगे, और आपके विचार में ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है और उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो है, यह स्वास्थ्य की व्याख्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। यह स्वास्थ्य हमारे लिए, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। जैसा स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अब यह स्वास्थ्य मतलब आपका क्या, किसी प्रकार की बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको किसी प्रकार की जख्म नहीं होनी चाहिए, आप तंदुरुस्त होनी चाहिए, तब हम समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक है।
आपने कार्य उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को आपने देखा, यदि स्वास्थ्य के साथ उसको जोड़कर आप देखते हैं तो प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। जैसा पानी का है, अस्पताल किस प्रकार का है, जैसा हम बाल निकालने के लिए जाते हैं तो वहाँ का उनकी स्थिति वो किस प्रकार की है। तो हर चीज़ हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का आसपास का परिसर कैसा है, क्या गंदा है परिसर या काफ़ी साफ़ सुथरा है, वो किस तरह का है, उसके ऊपर हमारी जो स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर डिपेंड होता है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। केवल आपको चोट लग गई और आप बीमार हो गए इतने पर ही नहीं है। हर चीज़ हमारे जीवन से संबंधित है। यदि लोगों की पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। यदि आपको पानी ठीक ठाक नहीं मिलता है, उसमें पानी के कारण जो संसर्गजन्य विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैजा, पेचिश, ये बीमारी हमको होती है। इसलिए हमने शुद्ध पानी पीना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम किसी प्रकार की बीमारी का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अलावा आप देखेंगे, यदि दूसरी ओर यदि लोगों के भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अस्वस्थता में रहना पड़े तो बीमार पड़ने की संभावना अधिक होती है। अभी हमने पहला देखा, बोलेंगे पानी तो अच्छा है, लेकिन पानी यदि केवल साफ़ सुथरा दिखता है तो वो पानी अच्छा है हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, पानी के अंदर अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और उसका हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। जैसा खाना, यदि किसी व्यक्ति को भरपेट खाना नहीं मिला और उसका घुटन भरी आसपास का परिसर, उसका मकान, वहाँ गंदगी, गंदा नाला, काफ़ी घुटन भरी स्थिति है तो हम बार बार बीमार पड़ने की संभावना है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। हमने जो भी काम करते, खेतों में हो, किसी उद्योग धंधे में हो, तो हमने चुस्ती से करना चाहिए। हमारा मनोबल हमारा काफ़ी ऊंचा होना चाहिए। और सुस्त अकर्मण्य रहना, सुस्त, निस्तेज, आलसी और किसी प्रकार का काम नहीं करना, चिंताग्रस्त रहना और लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। और यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हमको काम करना चाहिए, हम चुस्त होना चाहिए, हमारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए, हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए, मतलब हम टेंशन नहीं लेना चाहिए और हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। तब हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब केवल बीमारी से ही उसका संबंध नहीं आता या चोट मुक्ति से ही अपना संबंध नहीं आता। अभी आप देखिए, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति किस प्रकार की है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण यदि आप करें तो आपको जो 2 प्रकार की तालिका आपके सामने दिखाई दे रही है और उसमें प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों के बारे में आपको तुलना करना है। अभी आप देखिए, ये जो पहला भाग है कोलाज, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है। दुनिया भर में सबसे अधिक यदि मेडिकल हॉस्पिटल का है तो हमारे देश के अंदर है। सबसे अधिक डॉक्टर भारत के अंदर तैयार किए जाते हैं। जो पुरानी आंकड़ेवारी के अनुसार लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टरों को योग्यता प्राप्त डॉक्टर हमारे देश में तैयार होते हैं। MBBS है, MD है, MS है, BMS है, BHMS है, यूनानी डॉक्टर है। तो इस तरह के डॉक्टर हमारे देश में 15,000 से ज़्यादा तैयार होते हैं। हमारी पुरानी आंकड़ेवारी है। अभी उसमें हम दूसरे कोलाज के अंदर हम यदि देखते हैं तो उसमें भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। जैसा MD और MS डॉक्टर या गाँव में नहीं रहते, क्योंकि इतना उनको पेशेंट जो है गाँव में इतनी ज़्यादा पेशेंट ऐसे सीरियस उनको नहीं मिलते और ज़्यादातर आसपास के इलाके के लोग जो शहरों के तरफ आते हैं और उनको गाँव में इतना बड़ा अस्पताल खोलना भी मुमकिन नहीं है, तो ये शहरों में रहते हैं।
ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए लंबी दूरी इनको तय करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। आप जानते हैं कि हमारा भारत 70% से ज़्यादा लोग गांव में बसते हैं और उसके बावजूद भी इतने डॉक्टर हर साल डॉक्टर योग्यता पदवी लेने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में हमको डॉक्टर इनकी संख्या बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं। इसलिए लोगों को, जो गाँव के लोग हैं, दूर दराज के हैं, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, बीमार पड़ने के बाद उनको शहरों की तरफ आते हैं। अब जैसा कि आप ये पहले कोलाज के अंदर आप देखिएगा, उसमें पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में केवल 717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2000 में यह संख्या बढ़कर 18,218 हुई। जैसा कुछ आंकड़ेवारी हमने निकाली है, जुलाई 2018 में जो सरकारी अस्पतालों की संख्या भारत में लगभग 37,725 के आसपास थी। तो ये आज की स्थिति आप 2017 तक 18 तक आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष जो तपेदिक या टीबी की बीमारी से मरते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब हर साल 1947 से लेकर आज तक लगभग 5 लाख के आसपास लोग टीबी की बीमारी से मरते हैं। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्ति होती है और उनकी भी संख्या कम नहीं हो रही है। जैसा यह मलेरिया, हैजा, पेचिस, हेपेटाइटिस ये पानी के गंदे पानी के कारण या शुद्ध पानी के कारण ये इस तरह की संसर्गजन्य बीमारियां होती है। तो इसलिए सरकार ने लोगों को ये अच्छी स्वास्थ्य के लिए ये शुद्ध पेयजल उनको मिलना ज़रूरी है, जिससे इस तरह की बीमारी का उनको सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जैसा कि आप तीसरा जो कोलाज है आप उसके अंदर आप देखिएगा, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज करने हेतु चिकित्सा पर्यटक हमारे देश में आते हैं। जैसा बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है या दूसरे और जो अमीर देश है वहाँ के लोग भी हमारे देश में जो मेडिकल टूरिस्ट का वीज़ा लेकर भारत में आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिसकी तुलना दुनिया के संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में इनकी तुलना की जाती है। दूसरा कोलाज के अंदर आप देखिएगा, हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और संचारणीय बीमारियों के द्वारा, मतलब एक व्यक्ति को यदि बीमारी होती है तो दूसरे व्यक्ति को होती है। संसर्गजन्य बीमारी पानी के द्वारा एक से दूसरे व्यक्तियों को होती है और ये बीमारियों में से 21% जलजनित होती है, जैसा हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस बी या अन्य बीमारी लोगों को ये पानी की अशुद्धता के कारण होती है संचारणीय, और उसमें हमने देखा लाखों लोग उसके अंदर हर साल मरते हैं। तो हमें आज भी शुद्ध पेयजल भारत के सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। पहले क्लास के अंदर आप देखें, भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयाँ निर्यात की जाती है। अभी आपको मालूम है इस समय कोविड-19 की बीमारी हमारे देश के अंदर चल रही है और उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवाई अमेरिका जैसे देश ने हमसे आयात की है। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि भारत दवाइयों के मामले में दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठतम देशों में से भारत की गिनती की जाती है और उसमें औषध निर्माण के बारे में भारत चौथा बड़ा देश है। अगला कोलाज को आप देखिए, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वह अल्प पोषण के शिकार होते हैं। जैसा कि कुपोषितों की संख्या हमारे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। जैसा आपको मालूम है ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और शहरी क्षेत्र के अंदर 27 से लेकर 28% लोग
शहरी क्षेत्र में भी गरीबी रेखा के नीचे है। लोगों को एक समय का अनाज तक नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में वो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। लेकिन ये पुरानी आंकड़ेवारी है। आज की स्थिति में सरकार इस संबंध स्वास्थ्य के संबंध काफ़ी जो है ये कर रही है, सपोर्ट कर रही है, मदद कर रही है और आज कुपोषितों की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम होती दिखाई दे रही है। अब ये आगे आप देखेंगे, बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षा आवश्यकता क्या है। अभी हमने देखा हैजा है, पेचिस है, मलेरिया है, टीबी है या हेपेटाइटिस है, यह अलग अलग प्रकार की संचारणीय बीमारियां लोगों को हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर जगह पर। तो ऐसे समय पर भारत में गरीबी भी है। लोग ज़्यादातर 70% से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े अस्पतालों की संख्या ये बड़े शहरों के अंदर है। तो ऐसे स्थिति में ग्रामीण इलाके के अथवा शहरी इलाके के लोगों को अब बीमारियों से बचाव करने के लिए, उनको उपचार के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता किस प्रकार है और होनी चाहिए। जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, स्वास्थ्य केंद्र जैसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वह ग्रामीण इलाकों में तालुका स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। महानगर पालिका, नगर पालिका, ये जैसा पूना में सायन हॉस्पिटल है, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों की आवश्यकता होनी है, आवश्यक है। इसके अलावा अस्पताल परीक्षणों के लिए उचित प्रयोगशालाएं, जैसा आपका ब्लड टेस्टिंग करना है तो उसके लिए आपके लैब चाहिए। एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। कोई भी ग्रामीण इलाके का व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है, सीरियस है, तो उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर से बड़े अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उनके पास एम्बुलेंस की आवश्यकता है। जैसा कि ब्लड बैंक की भी आवश्यकता है, जो मरीजों की आवश्यक सेवा और देखभाल कर सके, और इसलिए यह उपचार के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता प्राथमिक तौर पर होनी ही चाहिए। ऐसी सुविधाओं को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की भी जरूरत है। केवल आपका ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, प्रयोगशाला और आपके स्वास्थ्य केंद्र, बस ये चीज़ें आपकी भौतिक रूप में आपकी दिख रही तो मतलब आपको सब सुविधा मिल गई, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य सेवकों की भी आवश्यकता है। जैसा ग्रामीण इलाके में ऐसे स्वास्थ्य सेवक भी सरकार ने नियुक्त किए हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए उनको जागरूक करना, इसके अलावा उनकी जानकारी लेना, सरकार तक ये रिपोर्ट भेजना, तो ये काम स्वास्थ्य सेवक, इवन नर्स या योग्य डॉक्टर तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। जैसा एक्सरे निकालने वाले रेडियोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद आपके लैब इक्विपमेंट वो चलाने वाले हैं, तो इन सभी की आवश्यकता है। और ऐसे डॉक्टर परामर्श दे सके, मतलब सजेशन दे सके। जैसा किसी बीमार आदमी को गांव में उसको किस प्रकार की बीमारी हुई है उसको पता ही नहीं, वो बेचारा जो है इधर उधर कई दवाइयाँ ले रहा है, तो उसकी जान खतरे में जा सकती है। ऐसे समय पर यदि गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, तालुका स्तर पर गांव में, तो वो उनको परामर्श दे सकते कि आप इस अस्पताल के अंदर आप जाइए, आपको हार्ट की बीमारी है, आपको ये बीमारी है, तो आप उनको परामर्श दे सकते हैं। रोग की पहचान कर सके, कौन सी आपको बीमारी है, इलाज कर सके, और मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ वो उपकरण भी चाहिए। जैसा कि सबसे इलाज के लिए आपको मरीजों को दवाइयाँ होना ज़रूरी है। यदि आपको दवाइयाँ दवाइयाँ आपके पास नहीं हैं और आपके पास उपकरण नहीं है, तो फिर आप उस बीमार आदमी को ठीक कैसे कर सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और कई बार जब इस तरह की सुविधाएं सरकारी अस्पताल के अंदर हमको नहीं मिलती है, तब हमको किसी प्राइवेट या निजी अस्पताल में जाना पड़ता है। लेकिन यह गरीब ग्रामीण क्षेत्र का आदमी क्या इतना पैसा खर्च करने की वह ताकत रखता है, ये भी देखना चाहिए। कई बार इस तरह की ये सुविधाएं उनको सरकारी अस्पतालों के अंदर नहीं मिल पाती है। कई बार डॉक्टर है तो
आपकी दवाइयाँ नहीं मिल पाती है, कई बार आपके बेड खाली नहीं होते हैं, या कई आपके विशेषज्ञ नहीं होते हैं। तो मतलब किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है और कई बार उस मरीज का जान चली जाती है, या फिर उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में उसको जाना पड़ता है। इस संदर्भ में हम एक उदाहरण भी है, उसको भी हम देखेंगे आगे। जैसा कि आप देखिए, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की विशेषता क्या है। अगले वाला भाग 2 के अंदर हम ये देखेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, एक सार्वजनिक यानी सरकारी स्वास्थ्य सेवा और दूसरा निजी यानी प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र क्या है, उसके बारे में हमको वीडियो 2 में हम देखेंगे। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर और दवाखाने और अस्पताल है। जैसा आप देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि एमडी, एमएस, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ऐसे कई सारे अलग अलग होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक, ये सभी प्रकार के डॉक्टर हमारे देश के अंदर है। दवाखाने हमारे पास है, बड़े बड़े अस्पताल है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार मरीज़ की जान चली जाती है। तो उसका कारण ये भी होता है, कई बार वो सरकारी अस्पताल में सभी सुविधा उनको मुहैया नहीं हो पाती हैं। कई बार वो निजी अस्पताल में ले जाने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, और सभी को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र उनको मिल नहीं पाती, और जिसके कारण वह आदमी चला जाता है, नुकसान होता है। जैसा उसके बावजूद भी हमारे देश में बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को पर्याप्त अनुभव, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अनुभवी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर है, उनका ज्ञान, नॉलेज भी अच्छा है। चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र ने उन्हें जिन्हें सरकार चलाती है, जैसा ससून अस्पताल है पुणे में, बड़े बड़े अस्पताल है। तो ये सरकारी महानगर पालिका के, नगर पालिका के अस्पताल हैं। गाँव में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की व्यवस्था है, तालुका स्तर भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। सरकार अपनी बड़ी जनसंख्या को देखभाल करने में समर्थ है। जो हजारों गांव में लोग फैले हुए हैं। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रगति हुई है। आज आप लोग देख रहे हैं, कोविड-19 जैसी बीमारी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और ये नए प्रकार की बीमारी है। अब इसके ऊपर कोई ठोस दवाइयाँ मार्केट के अंदर आज उपलब्ध नहीं है। उसके ऊपर काफ़ी अलग अलग लैबों में दुनिया भर के टेस्ट चल रही है, लेकिन उसको कंट्रोल के लिए जो, जैसा कि हमने अभी देखा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयाँ है, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए उसका उपयोग होता है। तो हमारे पास है, भारत के पास। तो इस तरह नए प्रकार की बीमारी आती है, उसमें नए नए प्रकार की खोजें करनी पड़ती है। तो उसमें भी भारत एक सक्षम देश है, और हमारी भारत की सरकार भी उसमें अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकी और विधियां उपलब्ध हो रही है। अभी आप देखिए, स्वास्थ्य में, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है हेल्थ के बारे में भारत में। दूसरा स्तंभ ये दिखाता है कि देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। जैसा कि हमने देखा, उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधा देने में असमर्थ है। तो ये विरोधाभास की स्थिति है, जो हमारे अपेक्षा के विपरीत है। जैसा हमने दूसरे कोलाज के अंदर हमने देखा कि ज़्यादातर डॉक्टर शहरी क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी जनसंख्या के मुकाबले उतने अस्पताल और डॉक्टर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा टीबी की बीमारी और दूसरा मलेरिया की बीमारी से लाखों लोगों की हर साल जाने जा रही है। जैसा कि संचारणीय बीमारियां, हैजा, पेचिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस, जैसा कि यह जलजनित के कारण, मतलब पानी में जीवाणुओं को होने के कारण, उनको शुद्ध पेय न मिलने के कारण, इसके कारण लाखों लोगों की जाने जा रही है, और ये बीमारियां काफ़ी हो रही है, आसपास का परिसर साफ सुथरा ना होने के कारण। दूसरे कोलाज के अंदर ये भी बताया गया है कि भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, और वो अल्प पोषण के शिकार होते हैं। लेकिन ये स्थिति की किताब हमारा 10-12 साल पहले छपा है,
आज के डेट में आपको काफ़ी इसमें बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि जो भी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारें हैं, लोगों को पहला उनका जीवन के लिए खाना अति आवश्यक है और ये उनके जीवन के अधिकार के अंदर आता है। और इसलिए सरकार किसी को भूखी प्यासी ना रहे इसकी कोशिश करती है, और उसमें भी कुपोषित अल्पपोषित उनके बारे में भी सरकार दखल दे रही है। अभी इस अध्याय में हम देखेंगे, जो दूसरा भाग है उसके अंदर हम देखेंगे उसमें कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति किस तरह की है और क्या उसमें सुधार होना चाहिए, वो हम भाग 2 में देखेंगे। लेकिन जैसा कि आज भी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने का कारण, जैसा गरीबी, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, जैसा कि हमने कोलास 2 के अंदर देखा, तालिका 2 में, कि डॉक्टर शहरी क्षेत्र में रहते हैं, गांव में कम रहते हैं। गांव में उनको स्वच्छ पेयजल उनको नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े अस्पतालों की सुविधा नहीं है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव काफ़ी ज़्यादा है। कई गाँवों की सड़कें शहरी क्षेत्र तक, कई ऐसे गाँवें नहीं जोड़ी गई, इसलिए उनको आने जाने की भी काफ़ी तकलीफ़ें होती है। उनके सड़क ठीक ठाक नहीं है, कई जगह पर बसेस नहीं है। लेकिन अब ये चित्र काफ़ी बदल चुका है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थिति, तो शहरों में तो अस्पतालों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है ग्रामीण क्षेत्र से, और डॉक्टर भी है। और लेकिन गरीब लोगों को यदि किसी जगह पर उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपचार ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, तो यदि वह प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहता है, तो ये प्राइवेट अस्पतालों की सेवा काफ़ी महंगी है, और दवाइयाँ महंगी होने के कारण उसको गरीब आदमी उसको सरकारी अस्पताल में ही जाना पड़ता है। अब उसका एक चित्र आप देखिएगा, सरकारी अस्पतालों के मरीजों के अक्सर ऐसे लंबी लाइनों में उनको इंतज़ार करना पड़ता है। आप ये चित्र आप देखिए, जैसा कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सरकारी अस्पताल पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उतनी उनकी आर्थिक दृष्टि से वह इतने ताकतवर नहीं होते हैं। अभी आप देखिएगा, ये हकीम शेख की कहानी को थोड़ा सा आप देखिए। ये कहानी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि हकीम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य हैं, जो पश्चिम बंगाल के खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोट आई और उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई और उन्हें तुरंत इलाज के लिए उनको आवश्यकता थी। अभी आप देखिए, ये 1992 की घटना है। हकीम शेख नाम का व्यक्ति पश्चिम बंगाल मजदूर समिति का एक सदस्य है और उनको चलती ट्रेन से वह गिर गए। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। जैसा कि अभी आप देखिए, हमने पहले देखा, आज भी ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में जो स्वास्थ्य सुविधाओं के सेवाओं के संबंध में हमने पहले देखा कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अभी यहाँ जैसा इनको ट्रेन से वह गिर गए, गंभीर चोट इनको आ गई, इनकी नाजुक हालत थी। अब ये गरीब मजदूर आदमी कौन से प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो फाइनली वो गरीब आदमी कहा जाएगा सरकारी अस्पताल में। अब वहाँ सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती करने के लिए गए तो वहाँ पर बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं नहीं थी, इलाज के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं था। अब यहाँ अन्य सुविधाएं नहीं, विशेषज्ञ नहीं, मतलब डॉक्टर्स नहीं, और उनकी हालत और गंभीर बनती जा रही है। और
लगभग उन्होंने 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में उनको ले गए, लेकिन किसी भी अस्पताल वालों ने उनको भर्ती नहीं किया। अब आगे अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ उनका इलाज किया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्चा किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं पीबीएमएस ने कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया। तो ये जो है आपको केस स्टडी के रूप में उन्होंने एक केस दिया कि आप देखिए यह सरकारी अस्पतालों की स्थिति किस प्रकार की है, उनको किस तरह कौन कौन सी सुविधा उनको मुहैया नहीं हो रही है। अभी आपको ये दो स्थिति का एक चित्र कथा है, इसको भी आप समझने की कोशिश करिए कि उसमें एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी जब बीमार पड़ता है लड़का, तो उसके बाद जो सरकारी अस्पताल है वहाँ की स्थिति और प्राइवेट अस्पताल है वहाँ की स्थिति, ये दोनों में अब ये चित्र कथा को आप अच्छी तरह से आप समझिए। एक इलाज का खर्च आप यह देखिए। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता ऐसा ही गुजारा करते हैं। अभी अमन जो है वह गरीब लड़का है और रंजन अमीर, जो आपको चश्मे वाला जो लड़का दिखाई दे रहा है वह रंजन है। लेकिन छात्रों को कोई गरीब और अमीर का कोई यह लेना देना नहीं है, ये दोस्ती है। आगे की चित्रकथा के अंदर आप देखिएगा, उसमें मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। ये अपने दोस्त को कह रहा है, ये अमन रंजन को, अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और वह बहुत अच्छा लगा, यह रंजन कह रहा है। आगे आप देख सकते हैं अस्पताल की बिल्डिंग ऐसे चकाचक दिखती है कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है, लेकिन डैडी कह रहे थे कि ये प्राइवेट अस्पताल है और यह बढ़िया बढ़िया सुविधा उपलब्ध है। अभी आप देखिए यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर यह दिखाई दे रहा है, वहाँ एक महिला बैठी हुई है और यहाँ पर रंजन और उसके डैडी वहाँ पर रिसेप्शन काउंटर पर मिलने के लिए गए। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले वो दिखाने पहले ही पता है कि वहाँ बड़ा अच्छा, मतलब डॉक्टर को दिखाने के पहले ही बढ़िया वह रिसेप्शन काउंटर वहाँ संगीत लगा हुआ था, बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग लग रहा था। अभी आप देखते हैं कि निजी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में क्या फ़र्क है, हम वीडियो 2 के अंदर हम उसमें ज़्यादा विस्तार से देखेंगे। आगे का आप चित्रकथा को देखिए। डॉक्टर ने मुझे बहुत परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। प्राइवेट अस्पताल में आपको ट्रीटमेंट बड़ी अच्छी मिलती है, बड़े प्यार से बातें करते हैं, आप देख सकते हैं। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में मेरा मजाक उड़ाया और मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। अभी आप देख सकते हैं यहाँ रंजन और जो एक स्टाफ नर्स है वो उनका ब्लड चेकिंग के लिए ले रही है। आगे की चित्रकथा देखिए। हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली, या डॉक्टर जो है उसको रंजन को कह रहा है कि छोटे जनाब गुलाबी गोली दिन में 3 बार लेनी है। एक ये सफ़ेद वाली सोने के पहले और ये शरीर के दर्द के लिए है, और एक सिरप है, घबराए मत, बढ़िया स्वाद है इसका। तो डॉक्टर बड़े प्यार से उसको बता रहे हैं। तो ये रंजन कह रहा है, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे अभी ठीक लगने लगा। मतलब कोई डॉक्टर यदि प्यार से बात करता है तो कई बार जो मरीज़ कितना भी उसको तकलीफ़ हो रही है, प्यार से अपनापन होकर बात करता है तो मरीज़ की तबीयत ही ठीक हो जाती है। कई बार ऐसा होता है साइकोलॉजिकल। आगे का आप देखिए चित्रकथा। तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा,
आपने तो कहो तुम किस अस्पताल गए थे। अब ये पहले अपने रंजन ने उसको अपनी कहानी बताई, अमन को पूछ रहा है। अमन जो जवाब दे रहा है वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था। क्यों बहुत समय लगने वाला था? सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोगों को आप इस तरह आप देख सकते हैं चित्रकथा में लंबे कतार में उनको खड़ा होना पड़ता है। पहले तो डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसके बाद आपका ब्लड चेकिंग के लिए, फिर एक बार आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए। आगे आप देखिए रंजन क्या कह रहा है, अमन क्या कह रहा है। आप देखिए ये अमन है। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन का इंतजार करना पड़ा। ओपीडी ने आउट पेशेंट जो होता है ओपीडी, आउट पेशेंट डोर मतलब बाह्य रुग्ण विभाग, वहीं पर उनको लाइन के लिए उनको खड़ा होना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे मैं टिका रहा। अब्बा यानी उसके पिताजी, उसके सहारे ये अमन टिका रहा। तो इतनी हालत ख़राब हो गई क्योंकि गरीब लोग हैं, पैसा वहाँ नहीं लगता है, बहुत ही कम लगता है, तो इसलिए लोग सरकारी अस्पताल के अंदर जाते और वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। आप अगला चित्र को आप देखिए। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच करने के लिए कहा और इसके लिए हमें एक लंबी लाइन में फिर खड़ा होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वही भी बहुत भीड़ भड़का रही थी। आप यहाँ देख सकते हैं उसका लैब में मतलब उसका ब्लड ले रहे, वहाँ भी उनको एक लाइन में खड़ा होना पड़ा। ओपीडी पर उनको केस पेपर निकालने के लिए वहाँ भी उनको खड़ा होना पड़ा। फिर अब जब उनका ब्लड टेस्ट होगा उसके बाद फिर और एक बार उनको यहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ा। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। तो ये जो अमन के पिता को ये डॉक्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि जल्दी रिपोर्ट दिखाओ क्योंकि पीछे भीड़ खड़ी है। अभी आप ये दूसरी चित्रकथा को और देखिए, इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की गोली इसे देनी है, बस इसको और कुछ नहीं हुआ। अब ये देख सकते हैं ये डॉक्टर ये अमन के पिता को और अमन को समझा रहे कि ज़्यादा वायरल होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, वायरल हुआ है। अब आगे की ये अंतिम चित्रकथा आप देखिए। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया था। अब ये रंजन कह रहा है अमन को, मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था पर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाई दे दी और मेरे इलाज के लिए डॉक्टर ने 3,500 रुपये लिए। तब रंजन ने बताया अमन ने कि मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ मेरा 150 रुपये का खर्चा आया। तो इस तरह आप देखेंगे कि प्राइवेट अस्पताल में रंजन को 3,500 रुपये देना पड़ा, तो यहाँ अमन को सरकारी अस्पताल में 150 रुपये देना पड़ा। लेकिन दोनों में और एक फ़र्क है, यहाँ पर जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर रंजन को किसी प्रकार की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा और बड़ा डॉक्टर रिपोर्ट, मेडिकल, उसके बाद ब्लड रिपोर्ट और गोलियाँ, ये सब कुछ जो है डॉक्टर ने अच्छी तरह से उनके ट्रीटमेंट की, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लिया। लेकिन रंजन की स्थिति आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के कारण उसको सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा और उसके लिए भी इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, जैसा ओपीडी कार्ड वो केस पेपर बनाने के लिए, ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए, ब्लड टेस्ट देने के लिए, इसके अलावा डॉक्टर को दिखाने के लिए, मतलब जहाँ भी कहीं वह गए वह लाइन ही लाइन थी। और जिसमें बीमार आदमी पहले से बीमार है और यदि उसको ऐसा इस तरह के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा तो और वह बीमार पड़ने की संभावना है। आगे हम जो है वीडियो 2 के अंदर हम जो देखेंगे उसमें सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भारत में किस प्रकार की है। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाएं और समानता, क्या सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। जो गरीब आदमी, अमीर आदमी, गांव का आदमी, शहर का आदमी, किस प्रकार की सुविधा उनको मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा केरल और कोस्टा रिका
इनके एक केस स्टडी के तौर पर ये दो उदाहरण हैं। तो उनकी स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार की वहाँ पर है। तो इस तरह हमने अभी यह पहला भाग पूरा किया। अभी दूसरे भाग के अंदर अभी आपको जो चीज़ें बताई वो हम उसमें लेंगे और ये पाठ आपका आधा समाप्त होता है। धन्यवाद।